डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, माई सेल्फ शिबन कृष्ण रिबू, I was teaching pharmacology for the last 20 years. Now, I'm retired. Sir, my question is, we know that smoking is the single greatest cause of this lung cancer. Almost 80% suffer from this lung cancer. But other factors are there like environment and genetics. What is the how much genetics play a role in the lung cancer? Number one, sir. Number two, sir, resolvins are specialized resolving mediators derived from omega-3 fatty acids and is compound naturally secreted by our body in order to stop the inflammation response. And can stop tumors also by growing such growth and induced by cellular cells. So how much is the role? Number two, and whatever the United States of America has recently come with a new drug, that is Tabrecta. How much this Tabrecta drug is important for relieving the lung cancer? And one more thing, sir, doctor, last, sir, and we know that aspirin is taken very largely by elderly people, and we take it as a blood thinner. But the researchers have shown that it triggers the production of the molecules called the resolvin, sir. So, what is the role of aspirin also in the lung cancer? So these are some questions also. Thank you, Dr. Alok Gupta. Right. Thank you, sir. Thank you for asking these questions. मैं बाकी लोगों की सहूलियत के लिए हिंदी में जवाब देना चाहूँगा। पहले आपका हिंदी में क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो स्मोकिंग के अलावा और जो रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें काफ़ी बार हम जेनेटिक्स की भी बात करते हैं, तो जेनेटिक्स का रिस्क फैक्टर होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, आपने जैसा बिल्कुल ठीक बताया, जेनेटिक्स से जुड़ी हुई भी कैंसर होते हैं। इसमें मुख्यतः जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, यह कुछ कैंसर हैं जिसमें जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। जैसे ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो 5 से 10% तक केसेस जेनेटिक्स रिलेटेड होते हैं। अगर ओवरी की बात करें तो 10 से 15% तक केसेस जेनेटिक्स रिलेटेड होते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि कुछ जेनेटिक ऐसी एबनॉर्मेलिटी आपके जीन्स में जो है, जो एक माता पिता से बच्चों में आती है, तो उस म्यूटेशन को हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं और जिस वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाता है। यह जानना जरूरी है कि वह म्यूटेशन होना और उससे जुड़ा कैंसर होना कंपलसरी नहीं होता। बहुत सारे लोग हमारी जनरल पब्लिक में ऐसे होते हैं जिनमें वह म्यूटेशन होंगी बट कैंसर मैनिफेस्ट नहीं होता। तो कुछ सर्टेन परसेंटेज लोग होंगे जो यह प्रॉब्लम या जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होगी, जिनको जो ये कैरी कर रहे होंगे, जिनको कैंसर होगा। अगर लंग कैंसर की पर से बात करें तो लंग कैंसर में जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होना है, जेनेटिक्स एक रिस्क फैक्टर होना, ये बहुत ही कम होता है। तो ब्रेस्ट और ओवेरियन तो फिर भी ज्यादा, मैंने बताया 5 से 10%, इसमें 1% से कम लोग होंगे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड लंग कैंसर होगा, बहुत रेयर होता है। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ दवाइयां हैं, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ रीसेंट एडवांसेस हो रहे हैं लंग कैंसर की पैथोजेनेसिस को लेके, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डेवलप हो जाता है। इस पे बहुत शोध किया जा रहा है और मुझे बता के प्रसन्नता होती है कि पिछले 10 साल में कम से कम 15 से 20 टारगेटेड थेरेपीज इस फील्ड में अप्रूव की गई हैं। यह टारगेटेड थेरेपी क्या होती है? जो टैबलेट होती है, ये एक पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी जो कैंसर का बढ़ाती है, कैंसर कॉज कर रही है, डायरेक्टली उसको जाके टारगेट करती है, जिसमें EGFR सबसे कॉमन है। इस तरह से बहुत सारी EGFR, ELK, ROS, MET, PD, मतलब बहुत अन्य तरह की एबनॉर्मेलिटीज हैं जो हम हर साल भी नहीं, हर तीसरे महीने ये रिसर्च एडवांस होती जाती है।
तो इसमें नए नए मॉलिक्यूल्स आते जाते हैं जिनका नया नया रोल आता जाता है, और जब वे यूज करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। मतलब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 4-4, 5-5 साल हो गए, चौथी स्टेज में हैं लंग कैंसर के, बट उनको वो टारगेट पॉजिटिव था और हम उनको टारगेटेड थेरेपी दे पाए। तो टारगेटेड थेरेपी नॉर्मल कीमोथेरेपी से ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इजी है, टैबलेट है, घर पे रह के ले सकते हैं, साइड इफेक्ट कम है, बट कुछ सर्टेन परसेंटेज पेशेंट्स में ही ये काम करती हैं, सब में नहीं करेंगी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर, आपका म्यूट है अभी, अनम्यूट कर दीजिए सर। हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ डॉक्टर जी, साहब। हाँ जी सर। आप सुन सकते हैं? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। डॉक्टर साहब, सर आपकी आवाज, आपका कनेक्शन लग रहा है ब्रेक हो रहा है, बीच में आवाज चली जा रही है सर। हेलो डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप क्या? हाँ बताइए सर। हाँ डॉक्टर साहब हाँ सुन जी, पा हाँ रहे जी, हैं आप? बताइए बताइए। हाँ, दूसरा था ना दैट I was talking about the resolving. ठीक ठीक। हाँ, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि एस्पिरिन लेने से जो क्या हम रिस्क बढ़ा रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें ना हाइपोथेसिस के उसमें आती हैं, ये सारी चीजें प्रूवन नहीं है, इस चीज पे रिसर्च चल रही है और इसको हम प्रूवन उसमें नहीं बोलेंगे, ये हाइपोथेसिस होती हैं जिस पे रिसर्च चलती है, साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, जो इस डोमेन, इस डिस्कशन के बाहर की चीजें हैं थोड़ी। आज हम जनरल। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था आपसे, आई एम सॉरी मैं ये कह रहा था कि एस्पिरिन जो है which triggering this molecules called the resolving, तो ये मैं कह रहा था सर। तो एस्पिरिन का सर अभी तक जो रोल आया है, जो वो बड़ी आंत के कैंसर में आया है, बड़ी आंत मतलब कोलोन के कैंसर में एक रोल आया है, जो बहुत बड़ी स्टडीज में अब थोड़ा प्रूव किया गया है कि बड़ी आंत का कैंसर का रिस्क हम थोड़ा कम कर सकते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबको एस्पिरिन देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एस्पिरिन दवाई के साइड इफेक्ट्स भी काफी होते हैं, पेट में ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ना। तो एस्पिरिन अंडर स्टडी है, कैंसर रिस्क रिडक्शन में इसका रोल बड़ी आंत का कैंसर यानी कि कोलोन कैंसर में थोड़ा दिखाया गया है। लंग कैंसर में अभी इसका कोई प्रूवन रोल नहीं है। इवन कोलोन कैंसर में भी हम एस्पिरिन रेगुलरली सबको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये दवाई साइड इफेक्ट से जुड़ी होती है। सर आपका फिर म्यूट हो गया है सर। मिस्टर एनडी शर्मा सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, दिस साइड एनडी शर्मा फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी सर। I have a query. हाँ जी बताइए। That how long does it take for lung cancer to progress from stage 1 to stage 4? Right. Second one, sir, ये immunotherapy is better than targeted therapy in lung cancer or not, sir? ठीक ठीक है, थैंक यू सर। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। यह सवाल मैं आए दिन अपनी ओपीडी में फेस करता हूं, जब पेशेंट्स आते हैं तो ये पूछते हैं कि ये कितने समय में चौथी स्टेज में आ गया। देखिए सर, इसका कोई एग्जैक्ट पैमाना तो नहीं है। लंग कैंसर में कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं लो ग्रेड कैंसर्स, जैसे कि ये कार्सिनोइड होते हैं, और भी कुछ लो ग्रेड मैलिग्नेंसीज होती हैं। यह लो ग्रेड कैंसर कई बार कई साल लगाते हैं बढ़ने में, मतलब बहुत स्लो ग्रोइंग या नॉन ग्रोइंग होते हैं। वहीं जो ज्यादा कॉमन जो सिगरेट स्मोकिंग से जुड़े कैंसर होते हैं, वह ज्यादा एग्रेसिव कैंसर होते हैं। यह कुछ महीनों के अंतर में ही बढ़ जाते हैं। तो कुछ जनरल मतलब अवेयरनेस यही है कि कुछ महीनों के अंतराल पे जो ज्यादा खतरनाक वाले कैंसर हैं, वह पहली स्टेज से
दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज में चले जाते हैं। मोटा मोटा तो ये है। दूसरी चीज, इम्यूनोथेरेपी बेटर है या टारगेटेड थेरेपी? देखिए, हर पद्धति का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। कीमोथेरेपी कुछ पेशेंट्स के लिए बेटर है जहाँ पे टारगेटेड और इम्यूनो नहीं है। टारगेटेड थेरेपी कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जहाँ पे टारगेट पॉजिटिव है। वहीं इम्यूनोथेरेपी का भी मार्कर होता है जो लंग कैंसर में टेस्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं PD-L1। जिन पेशेंट्स में ये मार्कर पॉजिटिव आता है उन पेशेंट्स के लिए इम्यूनोथेरेपी ज्यादा कारगर होती है। तो यह मार्कर हम रूटीनली टेस्ट करते हैं। अगर यह मार्कर पॉजिटिव आता है तो उन पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी ऑफर किया जाता है। जिन पेशेंट्स में ये मार्कर नेगेटिव होता है, PD-L1 नेगेटिव, उसमें इम्यूनोथेरेपी का रोल होता तो है बट बेनिफिट कम होता है। तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि उस पेशेंट के लिए क्या ज्यादा अच्छा काम करेगा। एक पद्धति दूसरी पद्धति से सुपीरियर नहीं है। उस पेशेंट के लिए क्या चाहिए, इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, टेलर मेक करना पड़ता है ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए, उनकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए। आशा करता हूं आपका सवाल आंसर कर पाया हूंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मिसेस मीरा सिंगल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अपने सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या अगर आपको सवाल पूछना है जस्ट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करके डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेंगे। और आप अपने को अनम्यूट करके खुद भी सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी, सर, मैं मीरा सिंगल बोल रही हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये हमें कैसे पता लगेगा कि मैं असल में थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई हूँ, तो हो हाँ सकता जी, है कि आप पहले बता चुके हों इस बारे में। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि अगर किसी को जो तक ये लंग्स का कैंसर हो रहा है, ये स्टार्टिंग है? हाँ देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, आप लंग का बता चुके कैंसर, हैं। हाँ हाँ, जी, लंग का कैंसर एक ऐसा मतलब कैंसर है जो ज्यादातर केसेस में हमें तीसरी या चौथी स्टेज में पता चल पाता है। जिसका मुख्य वजह यह होती है कि जब वो पहली या दूसरी स्टेज में होता है तो वह गांठ छोटी होती है उस समय, और जी किसी भी व्यक्ति को उससे तकलीफ नहीं होती। जब तकलीफ होनी स्टार्ट होती है, जैसे कि लंबे समय के लिए खांसी हो रही है, या खांसते खांसते ब्लड आ गया है, या वजन कम होने लगा है, या सीने में दर्द है ना, इस तरह के सिम्टम्स हैं, या सांस फूलने लगी है, तो जी आमतौर पर उस समय डिजीज या तो तीसरी स्टेज में होती है या चौथी स्टेज में होती है। तो ये हम इस बीमारी को पहली दूसरी स्टेज में पकड़ नहीं पाते क्योंकि जी सिम्टम्स नहीं होते। जी अच्छा, इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो हाई रिस्क पेशेंट लोग हैं, जैसे कि कोई 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है, या किसी ने अपनी लाइफ टाइम में स्मोकिंग की है बट करके छोड़ दिया है, ये सब जी लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इन हाई रिस्क जो कैटेगरी में होते हैं, इनको अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो इनको बहुत जल्दी टेस्ट कराना चाहिए। जी बट आमतौर पे रूटीनली मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि किसी को खांसी है तो वो सीटी स्कैन कराए, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, खांसी है और आपने ट्रीटमेंट किया, 1 महीना हो गया है, नहीं इम्प्रूव हो रही है, साथ में वजन भी कम हो रहा है, तो जरूर आपको चेस्ट का अच्छे से चेकअप कराना चाहिए। ये किसी इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के भी लक्षण हो सकते हैं, और ये कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। इसका शुगर और बीपी से डॉक्टर साहब कोई रिलेशन नहीं है? शुगर बीपी से लंग कैंसर का नहीं है रिलेशन, बट और कुछ कैंसर है जिसका लास्ट 10 साल की शोध में शुगर बीपी से भी रिलेशन आ रहा है। बीपी से ज्यादा एक शुगर से और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म से आ रहा है, मोटापे से, फिजिकल इनएक्टिविटी से कुछ कैंसर्स का रिलेशन आ रहा है। जैसे कि महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर, यूट्राइन कैंसर हम बोलते हैं, वो है, या बड़ी आंत कोलोन का कैंसर हम बोलते हैं, वो है। तो यह कुछ कैंसर्स हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। लंग कैंसर जो मुख्यतः लाइफस्टाइल मतलब स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग से रिलेटेड है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू मैम।
Dr. Sir, good evening. I want to ask what all precaution to be taken care for healthy lungs? राइट, देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अगेन हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे, तो जो मुख्यतः मतलब जैसा मैंने बताया, लंग कैंसर एक लार्जली प्रिवेंटेबल डिजीज है ना। ये बाय लक या बाय चांस सिर्फ 15% में ही होगी, बाकी 85% में इट इज आवर ओन डूइंग, हमने खुद ही किया है जिस वजह से ये होता है। सो लंग कैंसर के अलावा भी हमें अपने आप को और अपने लंग्स को अगर अच्छा रखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फिजिकल एक्टिविटी है। तो एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी कि व्यायाम अपनी दिनचर्या में हमारे होना ही चाहिए, हर की चाहे हमारी कोई भी एज है। अब व्यायाम के मायने हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं, किसी के लिए जॉगिंग हो सकता है, किसी के लिए वॉकिंग हो सकता है, किसी के लिए सीढ़ियां ऊपर नीचे उतरना हो सकता है, किसी के लिए घर से लेकर मार्केट तक पैदल आना जाना हो सकता है। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ व्यायाम अपनी दिनचर्या में आप जरूर अपनाएं। योगा का इसमें रोल आता है। जो योगा है, आज जितनी रिसर्च यहाँ हो रही है उससे ज्यादा रिसर्च तो बाहर के देशों में योगा पर की जा रही है। योगा का बेनिफिट ना केवल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इस पे तो प्रूवन रोल है ही, ये आप ब्लड प्रेशर अपना कम कर सकते हैं रेगुलर योगा इस करके। आप अपनी लंग्स की भी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं योगा को अपनी लाइफस्टाइल में और फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफस्टाइल में लाके। बाकी हाँ, एक्टिव स्मोकिंग एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग दोनों से बचना है। तो एक्टिव मतलब हमें खुद नहीं करना है, पैसिव मतलब अगर हमारे साथ या हमारे फैमिली मेंबर या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई करता है तो उसको डिस्करेज करें, और अगर वो मतलब कर रहा है तो उससे दूर हट के बैठें ताकि आप वो स्मोक ना इनहेल करें। क्योंकि सिगरेट स्मोक सबसे डेंजरस चीज है, इसमें अराउंड 3000 केमिकल्स होते हैं जिसमें अराउंड 300 to 400 प्रूवन कार्सिनोजेंस होते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग से हमें बचना है। यही आप अपने लाइफस्टाइल में दिनचर्या में अपनाएंगे तो लंग्स हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर साहब, किसी भी एज के लोगों को लंग कैंसर हो सकता है? चाइल्ड, यंग एडल्ट, एजेड, ओल्ड? देखिए ज्यादातर केसेस हम एल्डरली में देखते हैं। लंग कैंसर ऑन एन एवरेज एक एल्डरली बीमारी है जिसमें एवरेज एज 65 to 67 ईयर्स होती है। और अगर हम पूछते हैं तो ज्यादातर केसेस में लोगों ने 30 साल 25 साल स्मोकिंग की होती है। तो ज्यादातर केस तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, 5% केसेस हम देखते हैं, क्योंकि हम केसेस काफी देख रहे हैं तो हम 20-25 साल के लोगों में भी लंग कैंसर देख रहे हैं जिसका डायरेक्ट स्मोकिंग से रिलेशन नहीं है। तो ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं, बट ऐसा कम होता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो मैं यह मीटिंग यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मंच पे आए, इस मीटिंग को आपने ज्वाइन किया। और 1 अगस्त जो वर्ल्ड लंग कैंसर डे है उस पे यही संदेश देता हूँ कि बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग को डिस्करेज करना है हमें, ना हमें खुद करना है, ना हमें औरों को, अपने परिवारजनों को यह करने देना है। और एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम अपनी दिनचर्या में अपनाना है ताकि हम इस सब प्रॉब्लम से बच सके। धन्यवाद। अच्छा।